हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 की हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं और आज देखने वाले हैं हिंदी सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले हम लोग 2 सेट को काफ़ी अच्छे ढंग से कवर किए हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा जो छात्र नहीं देखे हैं। दोस्तों मैं बता दूँ, कुल 28 सेट हम लोग देखने वाले हैं और 2 आपके सेट मैंने जीके जीएस का भी करा रखा है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और रुक्मणी पब्लिकेशन की इस बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और जस्ट जैसे ही ये समाप्त होगा नेक्स्ट बुक को भी हम लोग सेट प्रैक्टिस के रूप में करेंगे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और आपको इसी चैनल पे एनालिसिस भी मिलेगा जब एग्ज़ाम आपका शुरू हो जाएगा, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों आपको अगर पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इतना ज़रूर करें और जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो हाथ में पेन और कॉपी लेकर बैठे दोस्तों। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस प्रश्न को नोट कर लीजिए कॉपी पे, वरना आपको बार बार एक ही वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। नीरस शब्द का संधि विच्छेद का चयन करें। पहला प्रश्न है कि नीरस जो शब्द है इसका संधि विच्छेद इनमें से कौन होगा। 4 आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों मैं 5 सेकंड का समय दूंगा हर एक प्रश्न पे आपको उत्तर देने के लिए। या तो आप कमेंट बॉक्स में कर लें या फिर अपने कॉपी पे करें, लेकिन जब वीडियो समाप्त होगा तो आपको आर लिख के, आर फॉर राइट और डब्ल्यू फॉर रॉन्ग, आपके कितने प्रश्न राइट हुए और कितने प्रश्न रॉन्ग हुए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इतना आप कर सकते हैं दोस्तों। वो उनकी फ़ोटो पे लाइक कमेंट करने से अच्छा है फेसबुक पर कि हम लोग यहाँ थोड़ा कमेंट कर ले अपने स्कोर के बारे में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों आपके ये करियर के लिए है तो आप इतना कर सकते हैं, आपके परिवार के लिए है तो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, क्योंकि जब हम लोग 28 सेट देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, आपने क्या सीखा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा नि प्लस रस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नीरस शब्द का संधि विच्छेद होता है नि प्लस रस। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 77 और 78 के लिए कुछ निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं। आपको सटीक और समानार्थक शब्द का चयन करना है। समानार्थक शब्द समझ रहे हैं, यानी अर्थ एक निकलना चाहिए। हालांकि शब्द अलग अलग दिखेंगे लेकिन अर्थ एक जैसा होना चाहिए, उसको बोलते हैं समानार्थक शब्द। सवाल है केतु। केतु का निम्नलिखित में से कौन समानार्थक शब्द है। झंडा, आचार्य, किरण या फिर दिशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झंडा। केतु का समानार्थक शब्द होता है दोस्तों झंडा। और भी बता दे, पताका नाम सुने हैं, ध्वज नाम सुने हैं, जिसको झंडा ही बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, केतु के समानार्थक शब्द हैं। और एक और याद रखेंगे, निशान। निशान भी क्या है, केतु का समानार्थक शब्द है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है पिसुन। पिसुन का समानार्थक शब्द इनमें से कौन है। पिशाच, चुगलखोर, पीसना या फिर बेईमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुगलखोर। पिसुन का समानार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों चुगलखोर। और भी इसके बारे में जानते हैं। चुगलखोर को हम लोग नीच भी बोल देते हैं या फिर निम्न, मतलब निम्न बोलते हैं ना, निम्न निम्न प्रकार का है ये। तो ध्यान रखेंगे, नीच, चुगलखोर और निम्न है आपका पिसुन का समानार्थक शब्द। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 77 से 80 निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों के शब्दों का सही वर्तनी को चिन्हित करें। यानी वर्तनी जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न आपसे पूछे गए इस टॉपिक से, और मैंने लगभग 200 प्रश्न करा रखा है प्रीवियस ईयर 2021 के एग्जाम का। नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उसको भी आज देख लेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि 200 प्रश्न कम नहीं होता एक टॉपिक से पूछा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए है परीक्षा, अद्वितीय, जागृत, समय सारणी। इनमें से कौन शुद्ध वर्तनी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समय सारणी। परीक्षा ही होना चाहिए दोस्तों, यहाँ जागृत होना चाहिए, जो कि जागृत हम लोग ऐसे लिखते हैं, ध्यान में रखेंगे। अद्वितीय में कहाँ गलती हुआ है दोस्तों, तो अद्वितीय को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए यही बता देते हैं हम, अद्वितीय को ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कौशल्या
कैकेयी, युधिष्ठिर, बद्रीनाथ, इनमें से कौन शुद्ध वर्तनी है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो लिखा गया है दोस्तों बिल्कुल सही लिखा गया है वर्तनी में। कौशल्या भी गलत है, कैकेयी भी गलत है और बद्रीनाथ भी गलत है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। नेक्स्ट, फिर से निर्देश है, इसको पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में भी आपको पढ़कर ही उत्तर देना है। 81 से 82 नंबर के लिए नीचे दिए गए लोकोक्तियों समझ रहे हैं, मुहावरा का सही अर्थ चुनिए। पहला है कौवा चला हंस की चाल। कौवा चला हंस की चाल। ऑप्शन है बड़ों से प्रभावित होना, असंभव प्रयास करना, हृदय परिवर्तन होना, अंधानुकरण करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंधानुकरण करना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में जानते हैं, क्योंकि मुहावरा आपके एग्जाम में लगभग 2 प्रश्न पूछे गए हर शिफ्ट में, और हमने 200 प्रश्न के करीब मुहावरा का भी मैंने करा दिया है। 2021 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे 2021 में मैंने करा दिया है टॉपिक वाइज। अगर नहीं देखे तो बिल्कुल उसको जाके आपको जरूर देखना है एग्जाम से पहले तक। तो देखिए, कौवा चला हंस की चाल का मतलब होता है अपने निजी गुणों को छोड़कर किसी दूसरे की नकल करना। यानी हम पढ़ने में ठीक है फिर भी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका इतना नाम हो गया है, ठीक है। मतलब अपने जो बेस्ट गुण है उसको छोड़कर दूसरे के गुण की तरफ आकर्षित हो जाना, यही होता है कौवा चला हंस की चाल। और दूसरे शब्द में अगर बात करें दोस्तों, तो उच्च वर्ग की नकल करने पर व्यक्ति अपने सहज गुण को भी भूल जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप खेलने में तेज हैं और आप इंजीनियर बनने की सोच रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कौवा चला हंस की चाल का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, अंधानुकरण करना। नेक्स्ट, का बरखा जब कृषि सुखाने। आप लोग यह मुहावरा बहुत लोगों से सुने होंगे, का बरखा जब कृषि सुखाने। ऑप्शन है जो खेती नहीं करता उसे वर्षा की क्या जरूरत। ऑप्शन बी है कृषि के सूख जाने पर भी वर्षा आवश्यक। हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक। साधनों की व्यवस्था पहले करो। आप लोग इसका उत्तर जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक। यानी जब हानि हो गया तो उपाय करके आप क्या कीजिएगा। तो उस लिए मुहावरा बोला जाता है का बरखा जब कृषि सुखाने। याद रखेंगे, हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, 83 नंबर को। उससे पहले हम लोग कुछ निर्देश पढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न के लिए। निर्देश 83 और 84 प्रश्न के लिए नीचे दिए गए अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्य को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व अक्षर दिए गए हैं। ये चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं हैं। इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो सके। यानी आपको 6 वाक्य दिए मिलेंगे, उसको सही सीक्वेंस में बैठाना है। तो पहला वाक्य दिया गया है, साहस और आत्मविश्वास के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा किसके बारे में बात करना है, साहस और आत्मविश्वास के बारे में। अब आपको 4 यहाँ से य, र, ल और व ऑप्शन दिख रहे होंगे, और 6 नंबर पे फिर से अंत में क्या लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति ही अपने राष्ट्र व समाज के नेता होते हैं। और ऐसे प्रश्न आपके समय ज़्यादा ले सकते हैं, तो ध्यान रखें, इसका बहुत शानदार तरीका से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो साहस और आत्मविश्वास के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। इसके बाद क्या वर्ड आना चाहिए वाक्य दोस्तों, तो साहसी व्यक्ति कभी भी अपना कर्म नहीं छोड़ता है। ध्यान में रखेंगे, साहसी व्यक्ति कभी भी अपना कर्म नहीं छोड़ता है। इसके बाद क्या आना चाहिए, तो एक बार असफल होने पर नई उमंग, नए विश्वास और नए साहस से प्रयत्न करता है। जो साहसी व्यक्ति होता है वह एक बार असफल होने पर नहीं छोड़ देता, वो बार बार मेहनत करता है और साहस से प्रयत्न करता है। तो आप लोग को दिख रहा होगा, सबसे पहले वह लाइन होगा, उसके बाद आपका र होगा। ऐसा ऑप्शन में कौन है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर में देखिए वह है और किसी के अलावा और में वह से शुरुआत नहीं हुआ है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं 2 वाक्य को।
उसके बाद आपका यह नंबर हो जाएगा जो कि लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के सामने पहाड़ भी अपना सिर झुका लेता है। और सबसे अंत में यानी चौथे नंबर पे किसको लिखेंगे दोस्तों, तो और दुर्दशा उसके पास तक नहीं भटकती है। और दुर्दशा जो है उसके पास नहीं भटकती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। थोड़ा क्रिटिकल प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए एक और उसी प्रकार का प्रश्न है जिसमें पहला पंक्ति में लिखा गया है, मानस सिंधु में उठने वाली स्मृति तरंगे। अब यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, फिर से 6 नंबर वाक्य में लिखा है, पुनर्जीवित सा कर जाती है। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सबसे पहले आएगा। चलिए देखना हम लोग शुरू करते हैं। मानस सिंधु में उठने वाले स्मृति तरंगे दोस्तों काल के विषम तट से टकराकर विलीन भले ही हो जाए, काल के विषम तट से टकराकर विलीन भले ही हो जाए। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद दोस्तों आ जाएगा आपका 2 नंबर पे, पर वे अपनी मुख भाषा में एक संदेश हमें दे जाती है। पर वे अपनी मुख भाषा में संदेश हमें दे जाती है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद और उन क्षणों को जो कभी हमारे थे, ये याद दिला देती है वो तरंगे उन क्षणों को जो कभी हमारे थे। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व र और ल और य। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को दोस्तों जितने अच्छे से आप रीडिंग करेंगे उतना ही आपको क्लियरनेस मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अब फिर से प्रश्न नंबर 85 और 87 के लिए निर्देश है। नीचे दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी में से उत्तर चुनें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। चलिए देखते हैं वाक्य क्या आपके सामने। प्राणवायु पर नियंत्रण करने की विद्या को जानने वाला शरीर और मन की प्रत्येक क्रिया पर नियंत्रण रख सकने की क्षमता से सुसंपन्न हो जाता है। इनमें से कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों अगर त्रुटि आपको नहीं दिखता है तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रश्न को सही से पढ़ना होगा और समझना होगा, तब जाकर आप इसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए, प्राणवायु पर नियंत्रण करने की विद्या को जानने वाला शरीर और मन की प्रत्येक क्रिया पर नियंत्रण रख सकने की क्षमता, जी हाँ यहाँ गलती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्षमता जो कि एक सकारात्मक शब्द है और सकने मतलब संभावना होता है। आप यहाँ दो चीज़ को एक साथ नहीं रख सकते हैं, यानी क्षमता जो कि आपका सकारात्मक था और ये संभावना है। संभावना और सकारात्मक शब्द एक साथ नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ दोस्तों आप सकना हटा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी जो लिखा गया है इसमें त्रुटि देखने को मिल रहा है सकने में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक है, वह मधुरभाषी है और उसकी जिह्वा पर तो लक्ष्मी निवास करती है। इनमें से कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 86 का, आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, आप लोग एक कहावत सुने होंगे दोस्तों, काफ़ी प्रचलित कहावत है। जब कोई व्यक्ति किसी बात को व्यक्त करता है, किसी बात को बताता है और उसकी यह कही गई बात शब्द के अनुसार सही होती है, तो यह बोला जाता है कि उसकी जिह्वा पर तो सरस्वती का वास है, यानी बुद्धि की देवी माँ सरस्वती का वास है उसकी जिह्वा पर। अगर वो कोई बात बोलता है और वो बात एकदम सत्य निकल गया तो लोग ऐसे बोल देते हैं कि उसकी जिह्वा पे किसकी वास है, तो माँ सरस्वती का वास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको त्रुटि दिखा दोस्तों, उसकी जिह्वा पर तो लक्ष्मी का निवास है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। जिह्वा पर लक्ष्मी का निवास नहीं होता है, माँ सरस्वती का निवास होता है जो कि विद्या की देवी है। तो यहाँ लक्ष्मी की जगह पर क्या होना चाहिए था, सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छायावादी कवि श्री महादेवी वर्मा ने केवल काव्य की रचना नहीं की, वे सफल गद्य लेखिका भी थी। और ऑप्शन नंबर डी है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, जिसमें छायावादी कवि श्री महादेवी वर्मा के बारे में बताया गया है। दोस्तों पुरुषों के नाम के पहले आदर्श सूचक शब्द श्री लगता है, ध्यान रखेंगे। और महादेवी वर्मा एक विख्यात लेखिका थी जिनके नाम के पहले श्री लगाना अनुचित होगा। देखिए यहाँ गलती कहाँ हुआ है, श्री लगाया गया महिला के नाम के सामने, यहाँ श्रीमती रहता तो बिल्कुल यह राइट होता। तो आपको त्रुटि दिख गया होगा ऑप्शन नंबर ए में, तो यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ क्या होना चाहिए, ये था दोस्तों श्रीमती महादेवी वर्मा। नेक्स्ट
निर्देश है 88 से 90 के। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति करें और चार चार विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 88 नंबर है, शिव का तांडव भी उतना ही मनोहारी है जितना कि रास, महारास, लास्य, उल्लास। ये है आपके चार ऑप्शन। यहाँ क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। शिव का तांडव भी उतना ही मनोहारी है दोस्तों जितना कि लास्य। अब आप लोग इस वर्ड को नहीं सुने होंगे इसलिए आप इस प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाए होंगे। चलिए इस वर्ड के बारे में हम आपको अच्छे से बता देते हैं। शिव जी तांडव करते हैं। आप लोग देखोगे जब भी ये गुस्सा में आते थे तो तांडव करने लगते थे। तो लास्ट से क्या होगा दोस्तों, माँ पार्वती जो है ये जब नृत्य करती थी तो उसको लास्ट से बोला जाता था। ठीक है, जैसे शिव जी नृत्य करते थे तो तांडव बोला जाता था, वैसे ही माँ पार्वती नृत्य करती थी तो लास्ट से बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बहुत प्यारा नृत्य होता है लास्ट से, जबकि ये तांडव क्रोध में किया गया नृत्य होता है। ये भी अंतर है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, सभी भारतीय भगवत गीता खाली स्थान से परिचित हैं। ऑप्शन है गुणगान, महात्म्य, नैरात्म्य या अभिज्ञान। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्म्य। दोस्तों रिक्त स्थान पर भरा जाने वाला वर्ड हो जाएगा आपका महात्म्य। महात्म्य जो कि एक पुल्लिंग वर्ड है। क्या है दोस्तों, पुल्लिंग वर्ड है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों कि महत्व के बढ़ने की आस्था या भाव। महत्व की बढ़ने की आस्था या भाव महात्म्य का अर्थ होता है। तो सभी भारतीय भगवत गीता के महात्म्य से परिचित हैं। कुछ आपको नए नए शब्द दिखेंगे दोस्तों जिसको आपको कॉपी में नोट करते चलना है। 90 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान का नाम जीवन है और स्थिरता का मृत्यु। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वेरी सिंपल सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर बताया करें। कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट नहीं बता पा रहे हैं, पता ना क्यों। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उसी वाक्य में मोटे शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा जानी है। क्या लिखा हुआ है, जानी है। इसके लिए चार विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी विलोम शब्द आपको चुनना है। विलोम शब्द मौलिक, आप लोग को दिख रहा होगा रेड कलर में किया हुआ मौलिक, इसका क्या विलोम शब्द होगा। ऑप्शन है अमूल्य, अनमोल, काल्पनिक या अनुदित। तो दोस्तों मौलिक का विपरीतार्थक शब्द की बात करें तो काल्पनिक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे मौलिक का विपरीतार्थक क्या होता है, काल्पनिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से सही विलोम शब्द को छांटिए। यानी इनमें से कौन विलोम शब्द है कृत्रिम का, स्वाभाविक, असली, प्राकृतिक या फिर निर्मित। तो इसका राइट आंसर होगा 92 का ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा बनाया गया और प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद है। नेक्स्ट है दोस्तों आयोजन। ऑप्शन नंबर ए है योजन, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी वियोजन और ऑप्शन डी है नियोजन। आपको बताना है आयोजन का विलोम शब्द। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, वियोजन। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो पृथक करना, और आयोजन का मतलब होता है कि इकट्ठा करना। ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों गद्यांश के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको सबसे पहले काम होता है पढ़ना। चलिए पढ़ते हैं। जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्पना शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की खाली स्थान जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, निर्बल बना देती है, उसमें निराशा का संचार कर देती है। खाली स्थान में असफलता ही हाथ लगती है। जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का मन खाली स्थान हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की खाली स्थान शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है, बुद्धि को भी प्रखर बना देती है और कार्य क्षेत्र में खाली स्थान प्राप्त हो जाती है। अब आइए चलते हम लोग इसको, जो भी खाली स्थान था उसको ऑप्शन के साथ हम लोग टिक करते हैं। ऑप्शन है अबोधता, निष्प्राणता, दुर्बलता, कोमलता, पहले प्रश्न के लिए याद रखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या भरा जा सकता है।
तो दोस्तों जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है, ठीक है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। और मन की खाली स्थान जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देता है। यहाँ आपका हो जाएगा दुर्बल, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। 94 का राइट आंसर हो जाएगा दुर्बलता। आपके ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहे हैं? देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए अब इसके बाद आपको आसानी से दिख जाएगा दोस्तों, क्योंकि अब ये एक ही पेज पे आ गया है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जिसमें निराशा का संचार कर देती है, खाली स्थान असफलता ही हाथ लगती है। तो दोस्तों 95 का राइट आंसर देख लेते हैं। परिमाण, परिणाम, संप्राण और प्रमाण। तो दोस्तों परिणाम में मिलता है ना असफलता, परिणाम इसका राइट आंसर होगा 95 का, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें 96 का। जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन खाली स्थान हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है। तो 96 का देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है। शिथिल लिखा हुआ है, क्रियाशील है, गतिशील है या तेज। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, शिथिल। तो दोस्तों शिथिल इसलिए यहाँ होगा क्योंकि यह जो कार्य है अभी भी जारी है। यानी कि दोस्तों जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन शिथिल हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है, ठीक है। अब देखते हैं 97 के लिए। तब मन की खाली स्थान शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है। ऑप्शन देख लेते हैं। संकल्प, भ्रमित, विकल्प या फिर अराजक। तो 97 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, संकल्प हो जाएगा यहाँ 97 का। तब मन की संकल्प शक्ति मन में अपार ताकत जगा देती है, बुद्धि को भी प्रखर बना देती है। कार्य क्षेत्र में किसकी प्राप्ति हो जाती है? ऑप्शन देखते हैं। गहनता, ऊर्जा, विजय या फिर पराजय। तो कार्य क्षेत्र में दोस्तों 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजय प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है दोस्तों? विजय प्राप्त हो जाती है। अब आइए देखते हैं 99 और 100 प्रश्न को। दोस्तों 99 से 100 तक के निर्देश से निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें और इसके लिए दिए गए 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। चलिए अच्छे प्रश्न हैं दोनों। लिपि किसे कहते हैं ये आपको बताना है। लिपि किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस अपभ्रंश को अवहट के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों ये जो अवहट है अपभ्रंश के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकालीन अपभ्रंश को ही अवहट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, उत्तरकालीन अपभ्रंश को अवहट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। आप लोग फेसबुक पे ऐसे भी लाइक करते रहते हैं, यहाँ भी लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। कमेंट में अपनी परेशानियाँ बताएं, हम आपकी परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।